गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम जो हमारी फिजिक्स की पहली क्लास 11th का जो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है वो हम शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने ये देखा था कि मापन की आवश्यकता क्यों हुई और मापने के लिए हम जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं उन यूनिट्स का आखिरकार क्या मतलब है और उनका कैसे आविष्कार हुआ। उसके बाद हमने देखा कि भौतिक राशि वो राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है वो भौतिक राशि के अंदर आती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो भौतिक राशि है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होती है। जो हमारी भौतिक राशि है वो दो प्रकार की हमने देखी थी। एक वो राशि जो मूल राशि है और दूसरी जो हमने राशि देखी थी वो थी हमारी व्युत्पन्न राशि। और इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रांक का प्रयोग करते थे और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रांक जो यूनिट्स मात्रक है उनका प्रयोग करते थे। और जो व्युत्पन्न मात्रक है उनका निर्माण इन जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक थे उनसे किया जाता है, यानी उनके संयोजन से व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के समुच्चय को हम मात्रक पद्धति कहते थे या प्रणाली ले लें। उसके बाद हमने देखा था कि मात्रक की तीन प्रणाली है यानी सीजीएस, एपीएस, एमकेएस। एमकेएस पद्धति में धीरे धीरे सुधार हुआ और उसी का एक सुधारा हुआ रूप है एसआई प्रणाली। उसके बाद हमने ये देखा था कि एसआई प्रणाली में 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, यानी कि मूल राशि कितनी हो गई 7 और इन मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मूल मात्रक कितने हो गए 7 और जो बाकी शेष राशियां जो इन मूल राशियों में शामिल नहीं थी वो हमारी व्युत्पन्न राशि थी। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए हम व्युत्पन्न मात्रांक का प्रयोग करते थे और इस तरह से जो भी व्युत्पन्न मात्रक है वो सारे के सारे इन मूल मात्रक से ही निकाले जाएंगे। अगर मैं बात करूं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसके बाद अगर आगे बात करूं मैं तो हमने एक देखा था व्युत्पन्न राशि। मैं आपको यहाँ आज कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं, उन व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है यानी कि जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक यानी कि यूनिट्स है, इन यूनिट्स के 2 मात्रक यानी एक तो व्युत्पन्न मात्रक और दूसरे जो मात्रक है वो मात्रक होंगे प्रचलित मात्रक। यानी यहाँ केवल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा उन व्युत्पन्न राशियों का जिनके हम जानते हैं। जो मैंने पीछे यहाँ देखा था, आपको बताया था कि भाई जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है, मूल मात्रकों के संयोजन से ही हम व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, और कुछ व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके कुछ प्रचलित मात्रक होते हैं, यानी कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनसे ही हम उन एक प्रचलित मात्रकों का प्रयोग करते हैं, वो भी हम आज यहाँ देखेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि जो मूल मात्रकों के संयोजन से बनाए जाते हैं, वो मात्रक जो मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है और उनका प्रचलित मान भी है। अगर मैं आपके यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो कल की वीडियो में हमने देखा था आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आवर्ती की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी यानी कि एकांक समय में कंपनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। एकांक समय यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कंपन कितने हो रहे हैं वो कंपनों की संख्या जो होती है वो होती है हमारी आवर्ती। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं एकांक समय में यानी कि 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या क्या होती है, आवर्ती यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एकांक समय दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया 1/सेकेंड यानी 1 सेकेंड प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक यहाँ अगर मैं आपको बताऊं जो घातांक नियम होते हैं हमारे मैथ्स में,
उसके अनुसार कोई वस्तु अगर कोई जैसे कि नीचे है, इसकी जितनी भी घात है अगर हम उसको ऊपर अंश में ले जाएंगे तो उसकी घात अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी। अगर यहाँ देखिए कोई घात नहीं दे रखी है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1। अब जैसे इसकी घात 1 है, इसको जब मैं ऊपर लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, s जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा -1। जैसे कि यहाँ देखूं s की पावर 1/s की पावर 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s की पावर -3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/s की पावर 3 है। अगर जैसे दूसरी बात करूँ 1/, ये सेकेंड की पावर -4 है, ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, ये घातांक नियम है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, इसको लिख सकता हूँ s की पावर 1 यानी सेकेंड की घात 1 प्रति सेकेंड, तो इसे ही कहते हैं हर्ट्ज यानी कि hz। तो यहाँ हमने एक चीज देखी है कि आवर्ती क्या है, आवर्ती एक व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है। मूल राशि हम जानते थे 7 है। उसके बाद हमने देखा कि आवर्ती यानी कि एकांक समय में कंपनों की संख्या को क्या करते हैं, आवर्ती। आवर्ती का प्रचलित मात्रक है हर्ट्ज, hz। अब उसकी बात करें हर्ट्ज, हर्ट्ज को लिख सकते हैं 1/सेकेंड। दो चीज हो गई, यानी कि जो मूल मात्रक है उनसे ही हम व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण होगा संयोजन से। तो ये समय का मूल मात्रक है सेकेंड, उसी से हमने निर्माण किया हर्ट्ज, और उसी से ये व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक है उसका निर्माण हुआ। ये हमारे सामने एक पहली राशि थी व्युत्पन्न। अगर आगे मैं बात करूं दूसरी जो हमारी व्युत्पन्न राशि है उसकी बात करूं अगर बल की, ये यानी कि फोर्स। अब सब जानते हैं बल, बल यानी कि किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हम जो जोर लगाते हैं या जो हम फोर्स लगाते हैं वो एक बल है जो उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर बात की जाए तो देखिए बल, बल का हम नॉर्मली पिछली छोटी कक्षाओं में अध्ययन करके आए हैं। बल यानी कि F बराबर ma। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि भाई जो मूल राशि थी और उनको व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक थे उनके द्वारा हम व्युत्पन्न राशियां हैं, उन व्युत्पन्न राशियों का, जैसे कि बल एक व्युत्पन्न राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए इसका एक प्रचलित मात्रक है। वो मात्रक किस तरह से हम उन 7 मूल मात्रकों की सहायता से उसको व्यक्त करते हैं और कैसे निकालते हैं। बल, बल यानी F बराबर ma, यानी कि ये हो गया द्रव्यमान इनटू त्वरण। और द्रव्यमान हम जानते हैं मूल मात्रकों में हमने देखा था कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी कि ये हो गया केजी। उसके बाद हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर होता है हमारा त्वरण, यानी कि प्रति, ये हो जाएगा m/सेकेंड स्क्वायर, त्वरण हो जाएगा m/सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो बल का मात्रक आया, क्या जो मूल मात्रकों से हम व्यक्त करते हैं kg इंटू m/सेकेंड स्क्वायर, उसी को हम प्रचलित मात्रक के रूप में लिखे हैं। तो बल का प्रचलित मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि n। तो हमने एक चीज सीखी यहाँ पिछली 2 राशियों में कि भाई अगर बात करूं मैं हर्ट्ज, इसको मूल मात्रकों में अगर मुझे व्यक्त करना है तो वो होता है 1/सेकेंड। उसी तरह से अगर बात करूं मैं न्यूटन की, तो इसको मूल मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं kg इंटू m/सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो दूसरी व्युत्पन्न राशि थी उसका प्रचलित मात्रक हमने देखा। उसके बाद जो हमने मूल मात्रक थे, ये जो द्रव्यमान का है m, kg, m है लंबाई का, और सेकंड हो गया समय का मूल मात्रक। उसकी सहायता से हमने व्युत्पन्न मात्रक निकाला है जो न्यूटन है, एक प्रचलित मात्रक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं दाब या प्रतिबल की, देखिए तीसरी जो व्युत्पन्न राशि है हमारी दाब या फिर कहें दूसरी एक प्रतिबल, दोनों का एक ही प्रचलित मात्रक या एक ही तरह का मात्रक होता है दाब का और प्रतिबल का, यानी कि प्रेशर का। अगर बात करें
दाब की मैं बात करूं, एक दाब को लेकर हम यहाँ इसके व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। तो दाब की बात करूं तो किसी सतह पर लगने वाला बल, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे कि यहाँ देखें कोई दीवार है या कोई वस्तु है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी उसके वस्तु के जो क्षेत्रफल है उस पर जितना बल लग रहा है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर, यानी कि दाब। तो अगर मैं बात करूं इस परिभाषा से दाब की, यानी कि प्रेशर बराबर वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब, यानी कि P बराबर FA। और हम जानते हैं कि F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल हम जानते हैं, किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तब न्यूटन की बात करें, न्यूटन एक प्रचलित मात्रक है, किसका, दाब का। तो हमें जो भी मात्रक निकालते हैं उन्हें हमें जो 7 मूल मात्रक हैं उनमें बदलना होगा। तो देखिए, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगे जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे उनमें। तो देखिए न्यूटन हम जानते हैं कि पीछे हमने देखा था न्यूटन बराबर kg इंटू m बटे सेकेंड स्क्वायर, और नीचे ये जो क्षेत्रफल का m हो गया m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से m कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा kg अपॉन ये m इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो दाब का यानी प्रेशर का जो मात्रक निकला है वो kg अपॉन m इंटू सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको मैं दूसरा सिंपल भाषा में लिखूं kg, ये m जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -1, जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसकी भी घात हो जाएगी -2। ये हो गया इसका मूल मात्रकों के रूप में दाब का एक मात्रक, यानी कि ये ले लें हम kg अपॉन m इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा दाब का मात्रक। अब हम जानते हैं दाब का प्रचलित मात्रक क्या होता है। दाब का जो प्रचलित मात्रक है वो हमारा है पास्कल, यानी कि P। ये हमारे दाब का प्रचलित मात्रक हो गया। तो हमने यहाँ देखें तो पास्कल यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, kg अपॉन m इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये देखा, इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे सामने आवर्ती है उसका मात्रक है प्रचलित हर्ट्ज। उसके बाद हमने देखा हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1/सेकेंड। फिर हमने देखा दाब का मात्रक न्यूटन, उसका हमने जो मूल मात्रकों में निकालना सीखा। फिर हमने आज अब देखा है दाब का होता है पास्कल, ये चीज हमने देखी। अगर दाब के बाद में बात करूं, हम जानते हैं एक आता है कार्य, वर्क, कार्य कहो या फिर ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक एक ही होता है, ऊष्मा की मात्रा। अब देखें अगर कार्य, देखिए एक चीज यहां देखूं तो मैं जानता हूं कि कार्य का एक मात्रक होता है जूल, ये प्रचलित मात्रक है जूल। ऊष्मा का भी प्रचलित मात्रक है जूल, और ऊष्मा की मात्रा का भी प्रचलित मात्रक है जूल। तो देखिए कार्य यानी कि कोई वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं और बल लगने की दिशा में वो वस्तु का विस्थापन हो रहा है, तो वहां क्या होता है कार्य। जब किसी वस्तु पे मैं दीवार पे बल लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन दीवार आगे नहीं सरक रही है, इसका मतलब उस दीवार में कार्य कितना हुआ, शून्य। चाहे मैं मेरी पूरी की पूरी एनर्जी उस पर लगा दूं, पूरी एनर्जी खत्म कर दूं, लेकिन दीवार में अगर विस्थापन शून्य है तो किया गया कुल कार्य शून्य है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर दीवार आगे सरकती है या कोई वस्तु आगे गति करती है, जिस दिशा में मैं बल लगा रहा हूं उस दिशा में, तो किया गया कार्य होगा। यानी कि कार्य की परिभाषा की बात करूं तो वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन, अगर विस्थापन होगा तो ही वहां कार्य होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन।
तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है जूल। अब जूल एक प्रचलित मात्रक है कार्य का, हमें इसे मूल मात्रकों में व्यक्त करना है, यानी कि जूल बराबर हमें जो लिखना है या कार्य के बराबर जो हमें इसके मात्रक व्यक्त करने हैं वो हमें मूल मात्रकों के रूप में, और हम जानते हैं मूल मात्रक कितने हैं 7, जैसे कि लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। इस तरह से 7 मूल मात्रक हैं, हमें इस जूल को उन 7 मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए बल यानी फोर्स का मात्रक है न्यूटन, और विस्थापन किसमें होता है, जब वस्तु आगे सरकेगी तो किसमें सरकेगी, मीटर में, यानी कि बल। और हम जानते हैं न्यूटन बराबर केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और ये विस्थापन का m, तो क्या हो गया mm 2 हो गए, यानी कि kg इंटू m स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो जूल बराबर क्या हो गया, जूल बराबर हो गया kg इंटू m स्क्वायर अपॉन ये सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमने देखा कि अगर कार्य के मात्रक की बात की जाए तो प्रचलित मात्रक है कार्य का जूल, और कार्य की अगर बात की जाए कि कार्य का दूसरा मात्रक कौन सा है, मूल मात्रकों में व्यक्त कीजिए तो केजी यानी किलोग्राम इंटू एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और तीसरी चीज ये पूछ ले कि भाई जूल बराबर क्या होगा, तो जूल बराबर भी ये होगा, यानी कि ये 3 चीजें सीखी कि कार्य को मूल मात्रकों में किस तरह से व्यक्त करते हैं, कार्य का प्रचलित मात्रक कौन सा जूल, तो जूल को मूल मात्रकों में क्या लिख सकते हैं, तो यहां हमने देखा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं आगे जो व्युत्पन्न राशि है उसको, देखिए एक बात करता हूं मैं यह शक्ति की, शक्ति यानी कि पावर, यानी कि कार्य करने की दर। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। किसके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है वो उसके कार्य करने की दर से पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ये इतनी शक्ति है। तो हम जानते हैं कार्य यानी प्रति सेकंड किया गया कार्य, यानी कि कार्य बटे समय। और हम जानते हैं कार्य को पिछले में हमने देखा कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल, जूल में व्यक्त करते हैं, और समय हम जानते हैं सेकंड। तो जूल को जब मूल मात्रकों में व्यक्त करते हैं तो केजी बटे एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो इस तरह से शक्ति का जो मूल मात्रकों में मात्रक निकला है केजी एम स्क्वायर अपॉन ये सेकंड क्यूब। तो इस तरह से शक्ति का जो ये मात्रक आया है। अब शक्ति का प्रचलित जो मात्रक है वो है वाट, W। ये हमारी शक्ति का एक प्रचलित मात्रक है। आगे अगर बात करूं मैं विद्युत आवेश, तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेशों का मात्रक क्या है, कूलाम। ये प्रचलित मात्रक है। इसको अगर मूल मात्रकों में व्यक्त करेंगे तो AS, A जो विद्युत धारा का एक मूल मात्रक है, यानी कि एम्पियर, और S है जो कि हमारा समय का मूल मात्रक है, यानी कि सेकेंड, यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर है जो विद्युत धारा या कहें विद्युत आवेश है। उस तरह से हमने देखा है। अगर आगे मैं बात करूं विद्युत विभव की, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव की अगर मैं बात करूं तो अनंत से कोई एक धनावेश है, यानी अनंत में कोई धनावेश स्थित है, उसको एक निश्चित बिंदु पे लाने के लिए, यानी अनंत में हमारा कोई बिंदु स्थित है, धनावेश स्थित है, उसको अनंत से किसी बिंदु पे लाना है। और उस बिंदु पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पे लाने के लिए हमें किसी न किसी तरह का एक कार्य करना पड़ेगा। और जितना कार्य किया जाता है, यानी कि धनावेश पर स्थित किसी बिंदु को अनंत पे स्थित किसी इकाई धनावेश को किसी निश्चित बिंदु पे लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, वो हमारा विद्युत विभव होगा। यानी कि बात करें विद्युत विभव की तो ये W बटे A, और W हम जानते हैं क्या है, हमारा वाट, और A क्या है, A है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह। तो एक दूसरी बात करें अगर वॉट की, तो कार्य करने की ये दर होती है वॉट,
तो अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, जूल बटे सेकेंड इंटू एम्पियर। अब जूल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, के जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और नीचे ये रहा सेकेंड इंटू एम्पियर। इस तरह से विद्युत विभव का जो मूल मात्रकों में संयोजन से जो मात्रक बनेगा एम स्क्वायर, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा सेकेंड क्यूब इंटू ए, और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, यानी कि V। इस तरह से हमने देखा कि V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया के जी इंटू एम स्क्वायर सेकेंड एस की पावर 3a। और अगर आगे बात करूं मैं धारिता की, तो हम जानते हैं कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराडे। ये धारिता का प्रचलित मात्रक है फेराडे, और फेराडे बराबर होता है कूलम्ब बटे वोल्ट। तो अगर मूल मात्रकों में अगर मैं बात करूं कूलम्ब की, तो कूलम्ब को हम जानते हैं जो कि ये हो जाएगा क्या, AS, और वोल्ट ये रहा जो हमारे सामने आया है के जी अपॉन एम स्क्वायर, ये S की पावर 3 इंटू A। तो इस तरह से क्या आया, S की पावर 3 इंटू A अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर। देखिए एक मिनट, तो ये देखिए A और A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर S की पावर 4 के जी इंटू एम स्क्वायर, यानी कि फेराडे बराबर अगर मूल मात्रकों में हम व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने आ गया। अगर उसके बाद आगे मैं बात करूं एक अंतिम राशि जो हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध सब जानते हैं कि धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है वो होती है हमारी विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अब इस ओम ये प्रचलित मात्रक है, इसको व्युत्पन्न मात्रक में व्यक्त करना है, यानी प्रतिरोध का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हमें निकालना है, और जो कि हम जानते हैं क्या होता है, जो होता है हमारा V बटे A। ओम बराबर क्या है, V बटे A, और V क्या है, V है हमारा वोल्ट, और वोल्ट किसका, विद्युत विभव का मात्रक है जो हमारा। और अगर बात करूं V बटे A की, तो देखिए के जी बट्टे एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड की पावर क्यूब, नीचे है A जो कि हमारा फॉर्मूले में दे रखा है। तो इस तरह से हमारा जो ओम है उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, उसका होगा के जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू A। ठीक है, इस तरह से हमने आज की क्लास में कुछ देखा वीडियो। अगर मैं आगे बात करूं तो आज हमने यहाँ क्या देखा, आज हमने देखा कि जो भौतिक राशियां होती है वो दो तरह की होती है, और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए हम व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग करते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण मूल मात्रकों के संयोजन से किया जाता है। तो कुछ हमने देखा था आवर्ती, ये एक व्युत्पन्न राशि है, फ्रीक्वेंसी, और आवर्ती का मात्रक क्या था हमने देखा, यहाँ हर्ट्ज एक प्रचलित मात्रक है, और इसको अगर व्युत्पन्न मात्रक में बात करें तो व्यक्त किया जाएगा 1/सेकेंड, या फिर इसे लिख सकते हैं s की पावर -1। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, जो व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण किससे किया जाता है, मूल मात्रकों के सहयोग से। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी बल, फोर्स, और हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और उससे हमने इस बल का एक मात्रक निकाला था न्यूटन, जो बल का प्रचलित मात्रक है। तो न्यूटन बराबर क्या हो गया, के जी इंटू एम बटे सेकेंड स्क्वायर। और उस बल के बाद हमने एक चीज निकाली थी दाब, प्रेशर। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो होता है दाब F बटे एम स्क्वायर,
और F यानी कि बल का मात्रक हमने देखा था न्यूटन होता है m स्क्वायर, और न्यूटन बराबर kg अप इंटू m, और नीचे ये m स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, m से m कट गया तो जो kg अपॉन m इंटू सेकेंड आया था, और ये किसके बराबर था, जो दाब का प्रचलित मात्रक है हमारा पास्कल यानी कि PA के बराबर आया था। उसके बाद हमने देखा था एक कार्य, और हम जानते हैं कार्य का प्रचलित मात्रक है जूल, यानी कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उसमें कुछ विस्थापन होता है, और उस विस्थापन को ही हम कहते हैं क्या, बल, यानी N इंटू M, और M हो गया kg इंटू M स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे जूल के बराबर। तो उस तरह से हमने जो प्रचलित मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक थे उनको मूल मात्रकों में व्यक्त किया। उसके बाद अगर बात करूं मैं शक्ति, और शक्ति का प्रचलित मात्रक था वॉट, तो वो हमने व्यक्त किया वॉट यानी कि शक्ति, कार्य करने की दर जूल बटे सेकेंड। इस तरह से फिर हमने निकाला था विद्युत आवेश का मात्रक था कूलाम, विभव का मात्रक निकाला वोल्ट, और इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये हमने कुछ नॉर्मली जानकारी निकाली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो देखिए यहाँ हमें ये दे रखा है कि एक घन दे रखा है, उस घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है और हमें आयतन निकालना है। हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब, लेकिन यहाँ हमें ये पूछ रहा है कि जो भुजा का माप दे रखा है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन जो हमें पूछ रहा है वो मीटर में पूछ रहा है, यानी कि यहाँ इसका मात्रक चेंज हो गया है तो सेम लंबाई का ये भी और लंबाई का ये, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए घन की बात करें अगर इसको, तो 1 सेमी इंटू 1 सेमी इंटू 1 सेमी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 100 का। तो देखिए जब हम 100 का भाग देंगे तो सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो देखिए 2 अगर बात करें 1/10⁻⁶ हो गई ये मीटर में, ये तो इसका जो आयतन होगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहाँ ये हमें ना तो आयतन पूछ रहा है कि आयतन का फॉर्मूला क्या है निकालने का, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं पूछ रहा है, ये सारा का सारा मैथ्स में है। ये हमसे ये जानना चाहता है कि भाई जो आपने मात्रक और यूनिट चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें किस तरह से जो लंबाई के यूनिट्स यानी कि मात्रक है, हम जानते हैं लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, उसके अलावा भी लंबाई के कुछ मात्रक है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वो जो है उनको किस तरह से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तन आपको करना आता है कि नहीं आता वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक है जबकि मीटर बड़ा मात्रक है, तो जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो उसमें 100 का भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गए। जैसे यहाँ दे दे आपको ये मीटर में और पूछ ले आपको किलोमीटर में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 का भाग देंगे, और यहाँ 3 बार इसलिए देंगे क्योंकि ये m क्यूब है और आयतन निकालने का फॉर्मूला हो गया a क्यूब। उसी तरह से अगर इसकी बात करूं तो आप देखिए घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2πr r+h, और यहाँ हमें जो माप यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में जबकि निकालना है मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में निकाल के देखिए, नहीं निकलता है तो कल मैं आपको कराऊंगा। आज के लिए इतना।